हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने कहा था कि आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम देते हैं और देते जा रहे हैं, जिससे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लगेगा कि जो सर कह रहे थे बहुत अच्छा कह रहे थे, लेकिन ये जो लाभदायक चीज़ें हैं जभी आपको सिद्ध होंगी जब इसका आप रिवाइज कई बार करेंगे। ऐसा मतलब नहीं कि हमने पढ़ा दिया, आपने एक बार देख लिया, बस काम खत्म। आप लोग इसको बार बार रिवीजन भी करिए और देखिए कि विगत वर्ष में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका भी मूल्यांकन करते रहिए। दूसरी चीज कि आप लोगों को जो मैं पेपर कराते हैं कि विगत वर्ष का हम पेपर भी सॉल्व करवाते हैं, वो इसी वजह से कि आपको एक पैटर्न मालूम होना चाहिए कि पेपर का ट्रेंड क्या है। इस वजह से हम पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। आज हम इतिहास की जो महत्वपूर्ण चीज़ें ये दे रहे हैं, वो वास्तव में जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो क्लब मॉडल स्कूल हो, चाहे बिहार वाला हो, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी हो, PCS हो, IAS हो, कोई भी या अन्य वनडे एग्जाम, सभी में लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और देखिए यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेंगे, 100%। तो देखिए कि दिया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। पहला क्वेश्चन फिर पूछेगा कि ये हड़प्पा नदी के बाएं तट पर है या दाएं तट पर। तो याद रखना कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और ये बाएं तट पर है, दाहिने तट पर ना लगाना, बाएं तट पर है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कहाँ पर स्थित है? तो मांटगोमरी जिले में। ये कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा क्या हो गया, अब आ गया मोहनजोदड़ो की खोज, यानी कब हुई थी? तो डेट याद रखना 1922। किस नदी तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी। और ये दाहिने तट पर है। देखो ये बाएं पर है, ये दाहिने पर है। किसने की? RD बनर्जी ने। ये सिंध का लरकाना जो जिला था, ये पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पर। अब देखो एक चीज और, इसको हम सिंध घाटी सप्ताह को 3 नामों से जानते हैं। हड़प्पा सप्ताह भी कहा जाता है। देखो सिंध घाटी सप्ताह, हड़प्पा सप्ताह, सैंधो सप्ताह। दूसरी चीज, ये सबसे पहला नगर खोजा जाने वाला हड़प्पा, तो इस वजह से हड़प्पा संस्कृत भी कहते हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो यानी कि पहली बार मानव ने यहाँ पर क्या किया था? डबल मंजिलों की इमारतें बनवाई। भूकंप का साथ, भूकंप का नहीं, यहाँ पर मलेरिया का साक्ष्य मिला। दूसरी चीज यानी कि काशी की नृत्य करते हुए मूर्ति यहीं से मिली थी। और कहा जाए कि पशुपत शिव की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो ये भी याद रखना। वहाँ पर किन किन पशुओं का खनन हुआ, यह भी पूछा जाता है। तो गैड़ा भैंसा है, हाथी बाघ है, 2 हिरन है। तो ये चीज याद रखना, यही पशुपत शिव मूर्ति पर अंकन है। अगला क्वेश्चन, चित्का गिडोर, ये दास के नदी के तट पर स्थित है। ये 1927 में खोजा गया। इसकी खोज RL स्टाइन ने की थी। और ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ ये है? ये भी पाकिस्तान में हो गया, तो ये याद रखना, ये भी पाकिस्तान में। और अगला देखिए कि चोनोदड़ो, ये चोनोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1931 में हुई थी और NG माजुमदार ने किया। और यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित। तो यानी कि ये चीज याद रखना कि ध्यान देना कि सिंधु नदी के कितने हो गए? 3 ये हो गए। अगला देखिए कि अब देखो चनोदुड़ो, यहाँ भी पूछा जाता है कि वास्तव में वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिल गए चनोदुड़ो से। लिपस्टिक के साक्ष्य यहीं से मिले। सौंदर्य प्रसाधन सर्वाधिक सामग्रियां यहीं से मिली थी। तो ये भी चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी मिल जाता है। रंगपुर से, अब यहाँ से भी पूछा जाता है कि रंगपुर, यहाँ से चावल की भूसी
के साक्ष्य मिले। ये मादर नदी के तट पर है। 1954 में इसकी खोज हुई। इसकी खोज SR राव ने की थी। ये अहमदाबाद यानी कि भारत में है, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में है ये, तो ये भी याद रखना। अगला कोट दी जी यानी कि सिंध नदी के तट पर स्थित है। 1955 में खोज हुई थी और कहा जाए इसकी खोज फजल अहमद खान ने की थी। यह भी सिंध के तट पर है यानी कि पंजाब। ये कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। तो याद रखना पाकिस्तान के अब याद कर लो कौन कौन है। जैसे कि एक ये पाकिस्तान हो गया, तुम्हारा मोहनजोदड़ो हो गया, इसके बाद तुम्हारा कौन हो गया? तुम्हारा सुत्का गुडोर हो गया। फिर इसके बाद कौन हो गया? इसके बाद ये भी देखो ध्यान देना, चनोरदड़ो हो गया। फिर इसके बाद कौन हो गया? कोट दीजी। और ये कई बार पूछा गया कि सिंध घाटी सप्ताह कौन ऐसा नगर है जो आग के द्वारा जलकर नष्ट हो गया? तो कोट दीजी ये आग के द्वारा जलकर नष्ट होने वाला शहर था। तो ये चीज याद रखना। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की थी? तो ये याद रखना YD शर्मा ने की थी और 1953 में की थी और ये पंजाब में स्थित है। तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि रोपड़ जो था यहाँ मानव के साथ कुत्ता यानी कि एक पालतू कुत्ता मिला और कहा जाए कब्र में दफन भी किया गया था। ऐसा साक्ष्य यहाँ पर सिंध घाटी में मात्र रोपड़ से मिला था। और प्रयाग ऐतिहासिक काल में वहाँ पे भी देखा जाए एक साक्ष्य कुत्ता यानी मिला था मालिक के साथ, तो वहाँ भी मेहरगढ़ में, तो वो भी याद रखना। और अगला है कालीबंगा। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों की वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा गया। और कहा जाए ये राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के तट पर था। इसकी खोज 1916 में हुई और किसने की? बीबी लाल ने की थी इसकी खोज। तो ये चीज याद रखना। कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य यहाँ कालीबंगा से मिला। कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले थे। दो फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। ये भी याद रखना, बहुत पूछा है। मिट्टी की नालियां कहाँ बनी हुई थी? तो कालीबंगा से मिला है। और सुहाग नगरी के नाम से सिंध घाटी सप्ताह कौन जाना जाता है? तो कालीबंगा जाना है। ठीक है, तो ये चीज ये कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और कहा जाए इसकी और अगला देखो लोथल। लोथल याद रखना कि लोथल बहुत पूछा जाता है। ये गुजरात में स्थित था और भोगवा नदी के तट पर है। 1955-62 में इसकी खोज हुई थी। खोज किसने की? SR राव ने की थी। अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। और कहा जाए लोथल एक ऐसा स्थल था जहां पर दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे। पूरी सिंध घाटी सप्ताह में दरवाजे और खिड़की गली की तरफ खुलते थे, लेकिन अपवाद है कि मात्र यही एक स्थल जिसके दरवाजे खिड़की सड़क की ओर खुलते। दूसरी चीज महत्वपूर्ण कि युगल समाधान पूरी सिंध घाटी सप्ताह में देखा जाए सबसे पहले यही मिले। युगल समाधान साक्ष्य मिले थे। मेल और फीमेल दोनों को एक साथ दफन करने के साक्ष्य यहीं पे मिलते हैं। लेकिन मित्रों याद रखना कि भूल से ये मत लगा देना कि सती प्रथा का साक्ष्य है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य गुप्त काल में मिलता है 510 में। यहाँ पर मत लगा देना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है कि पति खत्म हुआ हो, अचानक पत्नी भी खत्म हो गई हो, उसको दफन कर दिया गया हो, ऐसा साक्ष्य है ये, ना कि सती प्रथा। तो ये चीज याद रखना। और ये कहा जाए कि यहाँ पर लोथल से फारस की मोहर भी मिली थी और फारस के व्यापार का साथ यानी कि व्यापारिक जो संबंध थे वो कहाँ से मिला? तो लोथल से। तो ये भी याद रखना। ठीक है, फिर आलमगीरपुर है और कहा जाए कि ये हिंडन नदी के पर स्थित है और ये 1958 में खोज हुई और इसकी खोज YD शर्मा ने की। और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में ये स्थल है और ये कहा जाए कि पूर्व का स्थल था। तो ये भी याद रखना। तो इसके बाद यानी कि सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो 1972 में जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। किसने? जगपत जोशी ने। और ये कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ, जो कच्छ की खाड़ी है वहीं पर ये
स्थित है, तो ये भी याद रखना। और यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, याद रखना कि सुरकोटदा, सुरकोटदा क्या था कि यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली थी। सिंध घाटी सप्ताह का मात्र एक स्थल जहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये स्थल है सुरकोटदा। और इसकी खोज 1972 में हुई थी। 72-75 देते हैं। किसने की? तो जगपत जोशी ने की, और यह भी गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। इसके बाद बनवाली, ये प्राचीन सरस्वती नदी, यानी कहा जाए यहाँ सरस्वती नदी के तट पर है। 1973 में इसकी खोज हुई थी, RS बिष्ट ने की थी, और ये हरियाणा में है। और बनवाली से मिट्टी का हल मिला। मित्रों याद रखना कि किसी भी सिंध घाटी सप्ताह से लोहे का हल नहीं मिला था, मात्र एक यही स्थल है जहां मिट्टी का हल मिला था। तो अभी लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज हमारी कब हुई थी? तो याद रखना 1000 ईसा पूर्व में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य सबसे पहले मिलता है। उसके पहले लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, ये चीज याद रखना। धौलावीरा, इसकी खोज 1990 में हुई थी और RS बिष्ट ने की थी। यह भी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। और धौलावीरा पूरी सिंध घाटी सप्ताह का सबसे साफ सुथरा नगर था। मित्रों याद रखना कि सबसे साफ सुथरा नगर पूछा जाए तो धौलावीरा लगा के आना, और वर्तमान में सबसे पूछा जाए साफ सुथरा कौन सा है प्रेजेंट टाइम में ऐसा, तो इंदौर को लगा के आना है। पढ़ने का तरीका यही है कि प्राचीन काल आधुनिक काल की कुछ चीज़ें जोड़ जोड़ के पढ़िए, तो इतिहास कभी आप भूलेंगे नहीं। पढ़ने की तरीका यही है कि कुछ ना कुछ आप जब तक इसमें टिक नहीं अगर लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आज वास्तव में देखा जाए, इंदौर जो है भारत के सबसे साफ सुथरा नगर आज भी है इंदौर, और कहा जाए ये बराबर 5 साल से चला आ रहा है और आज भी वो बरकरार है, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई पर ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। तो निश्चित है कि सबसे कम बीमारी कहाँ होंगी? तो साफ सुथरे नगर जहाँ होगा वहाँ बीमारियाँ कम होंगी। तो ऐसा आप जान लो कि जहाँ भी होगा वो अच्छा ही होगा। और दूसरी चीज़, ऐसा किस वजह से? जहाँ लोग साक्षर होंगे, यानी कि वास्तव में लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। धौलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला, यानी कि कहा जाए सिंध घाटी सप्ताह के लोग कहाँ पढ़े लिखे थे तो ये धौलावीरा था। धौलावीरा के लोग पढ़े लिखे, साइन बोर्ड का मिला। दूसरी चीज फिजिकल, यानी कि स्टेडियम कहाँ मिला? तो धौलावीरा था। 3 तरफ से नगर, मात्र एक यही घिरा हुआ था, धौलावीरा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है ये। कुछ चीज़ और है जो आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको हमने बता दें। ये शॉर्ट वीडियो हैं, जरा देखते रहिए इनको। जैसे ये दिया है कि वेद दिया है कि वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के इसका वेद तो ये तुम्हारा 4 है। याद रखना कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ये 4 तुम्हारे वेद हो गए। अब 4 वेदों के तुम्हारे उपवेद भी हैं, तो याद रखना। तो ऋग्वेद का तुम्हारा ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो तुम्हारे हैं इसका उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का अगर कभी पूछा जाए उपवेद कौन है तो आयुर्वेद हो जाएगा। तो आयुर्वेद है तो निश्चित हो जाएगा कि ये चिकित्सा से संबंधित होगा। किससे होगा? चिकित्सा से। तो ये चीज याद रखना कि ऋग्वेद हमारा चिकित्सा से है, और इसके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, यह भी याद रखना। सबसे प्राचीन मंडल कौन है? तो 7वां है, इसके बाद दूसरा है। ठीक, सामवेद यानी गंधर्व वेद कहते हैं। तो गंधर्व वेद यानी कि संगीत कला से संबंधित है, और इसी में सबसे पहले क्या मिला था? सामोगापा नाधीनसा, सामोगोपा नादीसा करके एक शब्द मिलता है। तो ये चीज याद रखना, संगीत से है। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है। यजुर्वेद यानी कि इसे धनुर्वेद कहते हैं। तो ये याद रखना कि युद्ध कला से, और ये कहा जाए यहीं पर हमें, यानी कि उस समय अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजस्व यज्ञ है,
अंगेस्टोम या गए, इन यज्ञों का उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है और ये युद्ध कला से संबंधित है। इसके बाद अथर्ववेद कहा जाए, अथर्ववेद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इसे शिल्प वेद या ब्रह्मवेद कहते हैं। वास्तव में अथर्ववेद अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण वेद था, वेदों में वेद अथर्ववेद। चूंकि अगर देखा जाए जन्म से लेकर मरण तक जितनी क्रियाकलापें आती हैं वो सब अथर्ववेद में आती हैं। तो वास्तव में जब जन्म से लेकर मरण तक, यानी कि ये तो निश्चित हो गया कि ऐसी जब चीजें जिसमें होंगी तो वो हमारा महत्वपूर्ण वेद माना जाएगा। और सबसे वेद बाद में कौन, जिसकी वेद की रचना हुई तो अथर्ववेद, सबसे बाद में रचना अथर्ववेद की हुई थी। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे आपको वैदिक काल को विद्वत बताएंगे, आप उसकी चिंता ना करना। दूसरी चीज, कुछ महत्वपूर्ण चीज है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी हम बता दें आपको। कैसे जैन धर्म में 2 संगीतियों को आयोजन हुआ, बहुत पूछ देते कभी कभी है कि जैन धर्म में कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ, तो ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि 2 संगीतियों का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो कौन कौन संगीत, जैसे संगीत हो गया, स्थान हो गया, समय हो गया, अध्यक्ष हो गया और काल, इतनी चीजें हैं। तो देखो पहली जो संगीत है ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अब पाटलिपुत्र में जब ये संगीत हुई तो ये कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में हुई। तो अध्यक्ष कौन थे ये जरूर पूछा है। देखो अध्यक्ष का याद रखना और कहाँ पर आयोजन, ये चीज 2 पूछी जाती है, ठीक है। तो स्थान पाटलिपुत्र है और स्थूलभद्र जो है अध्यक्ष है, और ये किस धर्म से है तो जैन धर्म से थी। दूसरी चीज, अब इसमें क्या है कि दूसरी, अब ध्यान देना, अब इसमें कितने भाग थे, यानी कि 12 हैं, अंगों की संख्या ये सब दिया है। ये सब चीजें कम पूछी जाती हैं, लेकिन ये चीज ज्यादा पूछे। अब दूसरी कहाँ हुई। अच्छा एक चीज और याद रखना इसमें, यहाँ पर याद रखना कि जो पहली जैन संगीत हुई थी, जो पहली जैन संगीत हुई, यहाँ पर एक चीज आपको बता दें कि पहली जैन संगीत, यहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया है। 2 भागों में, यानी कि यही पूछा जाएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर। देखो श्वेतांबर दिगंबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, उन्हें हम श्वेतांबर कहते। तो दिगंबर उन्हें कहते जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्हें हम दिगंबर कहते, ठीक है। दूसरी कहाँ हुई थी तो वल्लभी में हुई। वल्लभी कहाँ है तो गुजरात में है। कब हुई तो 513 में हुई। तो देवर्षि जो क्षमा श्रमण थे, इनकी अध्यक्षता में ये संगीत का आयोजन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर 11 अंगों को अंतिम रूप से संकलन कर दिया गया, इन्हें लिपिबद्ध अब कर दिया गया था, ठीक है। तो ये नाम याद रखना कि देवर्षि जो क्षमा श्रमण थे इन्हीं के काल में हुई थी, और ये कहाँ पर तो वल्लभी गुजरात में हुई, ठीक है। और 4 तुम्हारी बौद्ध संगीतियां हैं। 4 बौद्ध संगीतियां के विषय में हमने आप लोगों को पहले भी कोडिंग में बताया है कि 4 बौद्ध संगीतियां थी। अब इसकी एक कोडिंग हम बता दे रहे हैं, कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलेंगे। कोडिंग है कि राजगिरह हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा RVPS, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, PK कुंडल 1 RVPK, तो ये याद रखना कि आप PK है। तो RVPK, तो आर्स हो गया तुम्हारा राजगिरह, वी हो गया वैशाली, और पीस हो गया पाटलिपुत्र, और केस हो गया कुंडल 1 कश्मीर, ठीक है। तो ये एक सूत्र याद रखना, ठीक। दूसरी चीज यहां से और एक चीज पूछी जाती है कि कब हुई, 483 ईसा पूर्व हुई। अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप थे, और राजा कौन तो अजातशत्रु था।
अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ये याद रखना, प्राचीन काल में पहली हत्या, यानी कि जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को मार दिया हो, वो कौन व्यक्ति था? तो अजातशत्रु था। टीट फाट टाइट जैसा इसने किया वैसे इसके साथ भी हुआ। इसकी भी हत्या की किसने? इसके बेटे ने, उसका नाम उदयन था। अगला कि द्वितीय वैशाली हुई 383 ईसा पूर्व हुई। यहाँ का कौन था? शबक मीर था। और यहाँ कौन? काला शौक राजा था, अध्यक्ष शबक मीर था, काला शौक अध्यक्ष था। और तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व में, यहाँ पर कौन था? मोगली पुत्तिस था। किसके शासन काल में हुई? तो अशोक। वास्तव में अशोक सम्राट कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति जो पहले बहुत क्रूर था, यानी कि जब स्वधर्म का ये पोषक था तो इसके लिए युद्ध हिंसा बहुत छोटी चीज थी, कभी भी युद्ध कर देता था, कुछ भी कर दे। लेकिन बाद में जब इसने कलिंग युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में, इसकी अंतरात्मा झकझोर दी और कहा कि वास्तव में जो आज मेरे द्वारा भूल हुई अब ऐसी भूल ना हो। इस वजह से उसने यानी कि युद्ध हिंसा को त्याग कर और इसने क्या सोचा कि जनता की कल्याण के लिए, मानव की कल्याण के लिए क्यों ना कार्य किया जाए। इसी वजह से इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और कहा जाए ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपनी सेना का विघटन कर दिया? तो मित्रों याद रखना कि सेना का विघटन नहीं किया था, क्योंकि कोई राजा अगर सेना का विघटन कर देगा तो हो सकता है कोई बाहरी शक्ति अटैक कर देगी तो राजा का सब कुछ हथिया लेगी। तो उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने लाभ के लिए युद्ध नहीं करेंगे, अगर मेरे देश पर कोई युद्ध करेगा तो रक्षा युद्ध तो शस्त्र उठाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला कुंडलवन कश्मीर में, ये जो है एक बौद्ध संगीत का आयोजन होता है प्रथम सदी में, और यहाँ की अध्यक्षता वसुमित्र करता है। और वास्तव में राजा कौन है? कनिष्क। तो कनिष्क भी बहुत अच्छा उदारवादी राजा होता है, और कहा जाए कुषाण वंश का ये महान राजा, जिसने जिस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म को चरमोत्कर्ष में पहुंचाया, इसी तरीके से इसने भी वही कार्य किया कि इसने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। पहले ये शैव धर्म का था, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म का यानी खूब प्रचार प्रसार किया, और कहा जाता है अपने दूत मंडल भी कुछ भेजे कि जितना हो सके बौद्ध धर्म का प्रचार होना चाहिए। और कहा मथुरा में गया इसने, वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। और यही है कनिष्क, जिसने कि इसने सिक्के भी चलाए, कहा जाए सोने चांदी तांबे के सिक्के भी चलाए, बौद्ध चित्रों का अंकन भी करवाया था। तो ऐसे कनिष्क जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था। कई बार आईएएस में क्वेश्चन, पीसीएस में समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। ठीक है। कुछ चीज और है उसको भी देख लीजिए कि ये है मध्यकालीन कि सल्तनत काल के अन्य अधिकारी तथा उनके कार्य। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता, कौन पूछा जाएगा ये हम बता दे रहे हैं आपको, और इसको जरूर ध्यान रखना। जैसे वकील ए दर, ये बहुत पूछा जाता है। ये शाही महल से था, ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा का प्रबंध करता था कि सुल्तान को क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको ये ध्यान देता था। तो ये चीज याद रखना। अगला है अमीर ए हाजिब या बरबाक कहते थे। यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था कि दरबार में कैसे शिष्टाचार किए जाएं। सर ए जादार यानी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। और इसके बाद अमीर ए बहार, यह आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का प्रबंध करता था, और शाही नौकाओं को प्रधान यानी कि यही होता था, ये देखभाल उसकी करता था। ठीक है। तो ये भी पूछा गया कई बार। और इसके बाद अमीर ए मजलिस बहुत पूछा जाता है। ये सभाओं और जो दावत होती थी उनका विशेष उत्सव का प्रबंध करता था। सहना ए मंडी, ये बाजार व्यवस्था मूल नियंत्रण से था, बांट माप की
जांच पड़ताल करता था। वास्तव में बाजार व्यवस्था शुरुआत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था शुरुआत करने के बाद सेना को नकद वेतन देने की प्रथा इसी ने चालू की थी, ये चीज़ याद रखना। मजमूनदार, मजमू आदर, ये मजमूदार कहा जाता है। ये राजस्व का आय व्यय का ठीक करता था, कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ इसका लेखा जोखा यही रखता था। और मत सिर्फ ये शाही कारखानों की देखभाल करता था कि कारखानों में कितना उत्पादन हुआ, कितनी लागत आई, तो मुतसरिफ देखता था। वरीद मुमालिक ये सूचना दाता होता था, यानी गुप्तचर विभाग का कार्य करता था। वरीद का काम था गुप्तचर विभाग। बलवन ने वरीद नामक यानी कि पद का सृजन किया, और कहा जाए कि उस समय इसने सोचा कि अगर गुप्तचर नहीं होंगे तो यानी कि जो दरबार में घटनाएं घट रही या समाज में घटनाएं घट रही उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इस वजह से वरीद की यानी कि नियुक्त करी कि जो भी घटनाएं हों वरीद उसको सुल्तान तक पहुंचाए। ठीक, तो ये चीज याद रखना। कुछ चीज और है, खजीन, ये खजांची होता था, यानी खजीन मीन्स खजांची। खास से खजीन, खास से खजांची याद रखना। काजी उल कुजात, ये देखो काजी यानी नहीं होता है कि मुसलमानों में काजी यानी कि न्याय का विभाग था, उस समय न्याय यही काजी करता था। इसके बाद मुफ्ती, ये धर्म की व्याख्या करता था कि इस्लाम धर्म की कैसे व्याख्या की जाए, इसका ये देख रेख करता था। अमीर दाद, ये बड़े नगरों की मजिस्ट्रेट था, यानी कि अमीर दाद बड़े नगर होते हैं उनका ये मजिस्ट्रेट बना दिया गया। और कोतवाल, ये शहरों में शांत व्यवस्था करता था। आज कोतवाल को हम लोग एसपी का एक दर्जा दिया जाता। कोतवाल का काम होता है कि कैसे शांत व्यवस्था बनाई जाए, कोई घटना ना हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कोतवाल होगा। तो ये इस तरीके कोतवाल को यानी कि जो भी घटना होती थी उसका हर्जाना कोतवाल भरेगा, ऐसी व्यवस्था शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बस थोड़ी सी चीज और बची है, एक दो चीज बची है, बस समाप्त है। इसके बाद जैसे कुछ चीज, जैसे मिफ्ताह उल फतू तारीख ए दिल्ली, ये किताब, और दूसरी चीज तुगलकनामा, खजाइन उल फतू, आस्का, नूसिफिर, ये जो ग्रंथ थे अमीर खुसरो के थे, यानी कि इसने भी 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो का जन्म यानी कि यहाँ कहाँ हुआ था, तो पटियाली में हुआ था। पटियाली, पटियाली इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना पटियाली में। पटियाली ये कहाँ है, तो एटा में है। कहाँ है, एटा में। तो पटियाली में इसका जन्म हुआ था। तो याद रखना, फिता उल फतू तारीख ए दिल्ली, तुगलकनामा, खजाइन इल उल फतू, और यहाँ आस्का और नूह सिफर, ये ग्रंथ इसी के थे। ठीक, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर। तो मीमांसा याद रखना, संगीत और राज याद रखना, और रत्नाकर ये जो है अगर कभी भी पूछा जाए राणा कुंभा को लगाएंगे। राणा कुंभा 100 युद्धों का विजेता था। ठीक है, इसको भी कहा जाता है। फतू उल सलातीन, ये अब्दुल्ला मलिक इसामी ने, और ताजुल मासिर सदरुद्दीन मोहम्मद हसन ने, निजामी ने। तारीख ए फरोज शाही, बहुत पूछा जाता है, तारीख ए फरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने, और तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज ने, बहुत पूछा जाता है। फतवाते फरोज शाही जिसने अपनी आत्मकथा लिखी,
दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो याद रखना वो फिरोज शाह तुगलक था। फतवाते फिरोज शाही अपनी आत्मकथा लिखी, और आत्मकथा इसी तरीके से यानी कि बाबर ने भी लिखी थी। और किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने। 3 ऐसे लोगों को याद रखना, यही पूछा भी जाता है। अगला देखिए, तारीख मुबारक शाही यहमा बिन अहमद ने लिखी। यहमा बिन अहमद सर हिंदी, इसका पूरा नाम है सर हिंदी। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। बस मित्रों, ये आज यहीं तक रखिए और कल फिर शेष बता दिया जाएगा। आज यहीं हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, और कारण ये है कि आप लोगों को इस समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम इस वजह से ये सब दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। जो एकलव्य मॉडल स्कूल वाला होने वाला है और दूसरी चीज़ बिहार वाला, ये 2 एग्ज़ाम आप लोगों नज़दीक आ गए हैं। और इसके बाद तुरंत समीक्षा अधिकारी भी फरवरी में होने वाला है। तो आप लोग दिन रात एक कर दीजिए और इस बार ज़रूर सफलता लीजिए और जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस से। आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती जाएंगी और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस बार आप लोगों को ज़रूर सफल बनाएं, यही मेरा अभियान है। और अभी हम लोग कुछ और पोर्शन जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं और एक बैच हमारा जल्दी ही चालू होगा, वो होगा TGT कला का। क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है कि सर TGT कला का बैच स्टार्ट करिए। क्योंकि मेरे विगत वर्ष में बहुत बच्चे जो हैं सिलेक्शन पाए हुए हैं, और वास्तव में जो लोग मेरा TGT कला के जिस दिन क्लास ले लेंगे तो आप खुद मूल्यांकन करके मुझे बताएंगे कि सर बहुत बेस्ट रहा। और जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए ये समय बहुत न्यूनतम फीस रख के, और ये हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं और हो सकता है 2-4 दिन में इसकी सूचना आ जाएगी। और ये जो बैच होगा इसमें हमने टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज ऐसी कि व्याख्या करते हुए जिससे कि आपका सब कुछ तैयार हो जाए। तो ये टेस्ट सीरीज की बहुत न्यूनतम फीस हम लोग रखेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आपको अपडेट न्यूज मिलेगी कल। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल पुनः फिर।